हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल में शाम को समय रोजाना अपने भारत का भूगोल का अध्ययन होता है। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो पहले अपने जो क्लास में गूंजने की आवाज़ होती थी, शायद अब उसका सुधार हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो उसके बारे में कमेंट्स में लिख देना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आने वाले समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए। अपन भारत का भूगोल शाम को समय डेली पढ़ते हैं और भारत का भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। यहाँ लिख देता हूँ मैं, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश जिनमें अपन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में अपन ने छोटे नागपुर का पठार के बारे में अध्ययन किया था। छोटा नागपुर का पठार, तो छोटे नागपुर के पठार में किस प्रकार से भारत के मानचित्र में कहाँ पर है और इनकी स्थिति इस प्रकार से है। भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है उसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। और छोटे नागपुर के पठार को, जो प्रायद्वीपीय पठार में अपन ने अलग अलग पठारी क्षेत्रों के बारे में भी वर्गीकरण करके अध्ययन किया था, उसमें से छोटे नागपुर का पठार का अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ेंगे अपन दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य का पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जो कि दंडकारण्य पठार के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से अपन ने जो पढ़े थे ना, छोटे नागपुर का पठार, इधर से और अन्य प्रकार के पठार के रूप में, तो इसी प्रकार से ये भी एक तरह से दंडकारण्य पठार इसी का रूप है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार के इस दंडकारण्य पठार की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? भारत में इस पठारी प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है? तो ये है भारत के छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, इस प्रकार से ये लगभग 3 राज्यों में इनका विस्तार मिलता है, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार सबसे अधिक है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का लगभग 28% भाग तो इसी दंडकारण्य पठार में विस्तृत मिलता है। कितना? ये लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ की भूमि का 28% भाग इसी पठारी प्रदेश में विस्तृत है।
और समझ लो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें 5 भागों में अपन ने इसका वर्गीकरण करके संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। उनमें से ही छोटे नागपुर को पठार को अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा। अब अपन आज दंडकारण्य पठार के रूप में पढ़ रहे हैं। वह प्रायद्वीपीय पठार का ही भूभाग है जिसका विस्तार छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूमि का इसमें विस्तार सबसे अधिक मिलता है। और इसमें जो पठारी प्रदेश का जो विस्तार मिलता है, इसमें देखिए कि इसका क्षेत्रफल लगभग 92,000 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है? 92,000 किलोमीटर में यह दंडकारण्य पठार का विस्तार मिलता है। और दूसरी विशेषता है कि इसकी औसत ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? यहाँ लिख देता हूं, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? यह है 600 मीटर। 600 मीटर समुद्र तल से सबसे ऊंची, ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई का ध्यान रखना। ज्यादातर पठारी प्रदेशों से औसत ऊंचाई या सबसे ऊंची चोटी के बारे में बनकर के क्वेश्चन बनकर के आते हैं आजकल। ये पर्वतों की ऊंची चोटियों को पूछना बंद कर दिया। अब केवल पठारी प्रदेशों की ऊंची चोटियों के कोई ध्यान नहीं रखता है, इसलिए इनकी सबसे ऊंची चोटियों से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है नंदीराज, 1210 मीटर। ये सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यह है नंदीराज। नंदीराज, इसकी ऊंचाई कितनी है? यह है 1210 मीटर। 1210 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम है नंदीराज। इस प्रकार से अंडरलाइन कर दिया मैंने, नंदीराज, ठीक है। और क्या क्या विशेषता मिलती है? ये जो दंडकारण्य पठार है, इसका जो नदियां बहती है इसमें सबरी, इंद्रावती, महानदी नदियां, मैं लिख देता हूं नदियां। सबरी, इंद्रावती, महानदी, ठीक है, और गोदावरी आदि नदियां इसी पठारी प्रदेश से निकलती है। ध्यान रखना कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ये तो फिर अपन विस्तृत रूप में जब भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, भारत का प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। परंतु अपने को तो केवल ये दंडकारण्य पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में ध्यान रखना है कि दंडकारण्य पठार से अभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से बन करके आ जाए कि कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से? सबरी, इंद्रावती, महानदी और गोदावरी। ये नदियाँ इस दंडकारण्य
पठार से निकलती है। और इसकी क्या विशेषता है कि इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, त्रिकुट जलप्रपात। यहाँ लिख देता हूं, जलप्रपात। कौन सा? त्रिकुट जलप्रपात है। यहाँ पर त्रिकुट जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? ये है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर, जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यहाँ स्टार लगा के लिख देता हूं, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? त्रिकुट जलप्रपात को। ठीक है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? त्रिकुट जलप्रपात को कहा जाता है। त्रिकुट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। तो इंद्रावती नदी पर जो त्रिकुट जलप्रपात है, इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा क्षेत्र में एक नियाग्रा नदी बहती है, नियाग्रा। और उसी नियाग्रा पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसको नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। उसी की संज्ञा दी गई है कि भारत का ये जो जलप्रपात है, त्रिकुट जलप्रपात, उसको भारत का नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दंडकारण्य पठार के बारे में पढ़ा अपन ने। आगे इसकी क्या विशेषता है कि यह धारवाड़ और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित भूभाग है। क्या है? यह धारवाड़ व बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। देखो, स्लो स्पीड से पढ़ रहे हैं गली से। बाकी एक क्लास में एक प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग क्लियर कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही नोट कर रहे हैं। बाकी फालतू चीज़ों में तो किताबें भरी पड़ी है, क्वेश्चन कहाँ से बन करके आता है, केवल उन्हीं चीज़ों को लिया है। इसको बार बार बोलता हूँ मैं, और बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह धारवाड़ और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। दूसरी बात है कि ये जो पठारी भूभाग है, ये किससे निर्मित है? यह है दक्कन के पठार का भूभाग माना जाता है। यहाँ लिख देता हूं, जो दंडकारण्य पठार है, यह दंडकारण्य जो पठार है, ये किसका भूभाग माना जाता है? ये
दक्कन का जो पठार है, दक्कन के पठार का भाग माना जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसको दक्कन के पठार का ही भूभाग माना जाता है, परंतु धरातलीय संरचना के आधार पर इसका अध्ययन दंडकारण्य पठार के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन करके आता है। एक तो इसकी विस्तार के रूप में, और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से इसका विस्तार सबसे अधिक है। कुल क्षेत्रफल इसका 92,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। ठीक है, सबरी, इंद्रावती, महानदी और गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और इसकी जो विशेषता मिलती है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर लौह अयस्क चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लौह अयस्क यहाँ का जो खनिज है, यहाँ लिखते हो खनिज लौह अयस्क व चूना पत्थर। लौह अयस्क व चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में और विशेषता है इसकी कि अबुझमास की पहाड़ियों में, यहाँ की जो अबुझमास की पहाड़ियां हैं, यहाँ की अबुझमास की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का मानसराम या मेघालय कहा जाता है। इसके कारण छत्तीसगढ़ का मेघालय कहा जाता है। ठीक है, और समझ लो कि यहाँ पर जो खनिज मिलता है लौह अयस्क और चूना पत्थर मुख्य रूप से है। यहाँ पर अबुझमास की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इस पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का मेघालय या मानसराम कहा जाता है। मानसराम ठीक है, तो इस प्रकार से लौह अयस्क और चूना पत्थर दोनों ही सबसे अधिक यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज हैं। तो दंडकारण्य पठार के बारे में विस्तार से अध्ययन है। इसी प्रकार से कल दूसरा इसी प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भूभाग लेंगे, जिसका नाम होगा दंडकारण्य पठार के रूप में, और इसका दूसरा जो भाग है उसको अपन मेघालय के पठार के रूप में पढ़ेंगे। कैसा? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार इसी प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, मेघालय के बारे में
ये पठारी भूभाग का विस्तार मेघालय तक भी मिलता है, भारत के उत्तर पूर्वी तक भी, और इसमें भी इसी प्रकार से विशेषता मिलती है जो दंडकारण्य पठार के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चीज को बाई डायग्राम समझते हुए पढ़ना है और उसी के आधार पर क्वेश्चन बन करके आते हैं। जब ये पूरे भौतिक प्रदेश पूरे होंगे उसके बाद में किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।